हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवी टेक में। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने आरएसी की अगली टॉपिक की तरफ। हाइड्रोलिक्स में एक यूनिट खत्म हो गया था, मैकेनिक्स की एक यूनिट खत्म हो गई है, आरएसी की एक यूनिट खत्म हो जाए फिर जो है फिर क्रम से एक एक वीडियो रोज क्या होगी हम लोग डालते रहेंगे हर एक टॉपिक की। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे थे। प्रशीतन एवं वातानुकूलन पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों, क्या देख लिया था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, प्रशीतन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसकी सीओपी हो गई थी। सीओपी के बाद हम लोगों ने क्या किया था? रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ लिया था। रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था? सीओपी निकाली थी किसकी? रेफ्रिजरेटर की। क्या निकाली थी? TL अपान TH माइनस TL किसका था? रेफ्रिजरेटर का था। हीट पंप का देखा था क्या? TH अपान TH माइनस TL इसका था, हीट पंप का था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था? सारी चीजों को देख लिया था। आइए बच्चों, आज चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। क्या? यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, प्रशीतन की यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि प्रशीतन क्या है। प्रशीतन क्या है? तो प्रशीतन क्या है? एक कूलिंग प्रक्रिया। एक क्या है? कूलिंग प्रक्रिया है, जो कि एक सर्टेन लिमिट के नीचे क्या रखता है? वस्तुओं को ठंडा रखता है। एक नियत ताप के नीचे क्या रखता है? वस्तुओं को ठंडा रखने की कोशिश करता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे। क्या कूलिंग है? क्या हर कूलिंग प्रक्रिया क्या है? रेफ्रिजरेशन है। ये सब आगे चल के इसी टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है? टॉर्क कहते हैं इसे बच्चों। क्या कहते हैं? टॉर्क। या इसी टॉर्क को टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के नाम से भी जाना जाता है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या एक टन 1000 किलो है? वो वाला टन नहीं है बच्चों। टन तो वही है, मास ही है, मास के टर्म में ही है, लेकिन यह जो है ब्रिटिश यूनिट के अंतर्गत आता है। और एक टन बराबर क्या होता है? 2000 ल्यूब होता है। कितना होता है? 2000 ल्यूब होता है। अब ये ल्यूब क्या है? एलबी क्या है? तो एलबी है पाउंड में, पाउंड को मास की यूनिट है। किसमें? किस टर्म में? पाउंड को। जैसे कि आप लोग द्रव्यमान को किलोग्राम लिखते हो, उसे कैसे व्यक्त करते हो? केजी से। कैसे व्यक्त करते हैं? केजी से करते हैं। उसी तरह पाउंड को किस तरह व्यक्त किया जाता है? एलबी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, और देखिए, और लेटेंट हीट ऑफ आइस देखिए 144 BTHU होती है। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 kg बराबर क्या होता है? 2.2 ल्यूब। या ये 1 ल्यूब बराबर क्या होता है? 453 ग्राम होता है। कितना होता है? 453 ग्राम। या यही जो एलबी मैंने लिखा है क्या? पाउंड की यूनिट होती है। ठीक है ना? तो बच्चों देखिए कि 1 टन होता क्या? 1 टन होता क्या? तो लिखा है मैंने कि 1 टन आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने पर जो प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न होता है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? 1 टन कहलाता है। 1 टन क्या होता है? 1 टन आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे में पिघलने पर, 24 घंटे में पिघलने पर जो प्रशीतन प्रभाव या आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ही प्रशीतन का क्या कहते हैं? प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। या देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 टन बर्फ को 24 घंटे में पिघलने हेतु जो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट लगती है, प्रशीतन का क्या कहलाती है? प्रशीतन प्रभाव कहलाती है। अब होता क्या है बच्चों? 24 घंटे में पिघलने के लिए क्या करना है हमें? क्या चाहिए? ऊष्मा की मात्रा चाहिए 24 घंटे में। लेकिन तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसकी यूनिट देखिए मैंने क्या लिखा? 1 टन बराबर क्या होता है? 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। या बच्चों यही होता है क्या? यही होता है आपका 1 टन बराबर 210 किलो जूल प्रति मिनट। 210 किलो जूल प्रति मिनट आता कैसे है बच्चों? देखिए कि यही 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर होता है क्या? देखिए 3.5 किलोवाट, यानी कि इसकी यूनिट को पकड़े तो किलोवाट है या किलो जूल पर सेकेंड। तो किलो जूल में क्या लेंगे? किसकी यूनिट लेंगे? भाप
भार में, अरे द्रव्यमान में, तो किसके लेंगे, पाउंड में। 2000 कितने के लिए निकालना है, कितने के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, 2000 केजी के लिए। और गुप्त ऊष्मा कितना खा रहा है इस दौरान, कितना खा रहा है भाई, देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा क्यू बराबर क्या, एम सी डेल्टा टी। तो ये इसी प्रभाव को, इसी ऊष्मा को तो निकालना है ना, लेटेंट हीट निकालना है। या क्यू बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एम इंटू एल पढ़ा है ना, तो इसी को तो निकालना है, इसी का तो निकालना है आपको ना। तो यहां से अगर देखें तो कितना विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कितनी खा रहा है, तो देखिए 144 BTHU लेटेंट हीट ऑफ आइस किसका निकालेंगे, BTHU इसका निकालेंगे, बटे कितना समय में, 24 घंटे में। कितना में, 24 घंटे में। कितने के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे। यह तो बेटा तब होता है जब टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। कितना हो रहा है, वेरिएशन होता है। इसका इस यूनिट इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, विशिष्ट ऊष्मा की बात आ रही है। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा की बात जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात है, तो लेटेंट हीट, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पिघलेगी पहले किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तब जाके वह फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन इस दौरान देखिए क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है, बर्फ है, यही कन्वर्ट होगी किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। तो टेम्परेचर बढ़ा या घटा, नहीं बढ़ा घटा, बर्फ ने क्या खाया, लेटेंट हीट खाया, गुप्त ऊष्मा खाया ना। तो यही गुप्त ऊष्मा का मान निकालना है। तो देखिए 144 कितना रेट क्या है, 24 घंटे में गुणते 60, गुणते 60। इसको जब बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा क्या, लगभग 200 BTHU। क्या आएगा, BTHU, BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यानी कि 1 टॉर बराबर कितना मिलेगा आपको, 200 BTHU। और होता कितना भी मैंने बताया बच्चों कि यही इसका जो स्टैंडर्ड होता है, मानक जो माना जाता है, यह होता है कि 1 टॉर बराबर क्या, देखिए 3.5 किलोवाट, या यही बराबर होता है कितने के, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या 1 टॉर बराबर क्या, 210 BTHU। या बच्चों यही होता है क्या कि 1 टॉर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर होता है 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट। या बच्चों यही देखिए यह कितने में था, BTHU तो था ना, यानी कि BTH पर मिनट होगा, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने कितना लिया था, 24 घंटे को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में, गुणते 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। अब देखिए तो यही क्या हो गया, 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट हो गया। या इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 टॉर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3.5 किलोवाट। ठीक है, थर्मल में आप लोगों ने बेशक बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना, 4.18 जूल पढ़ा है। उसी फार्मूले का प्रयोग करके सब में क्या करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो भी बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम में चाहे कोई एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में आने लगा है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये आने लगा है। तो इसको क्या करेंगे, याद रखना है कि 1 टॉर 3.5 किलोवाट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या 210 BTHU, या BTHU पर मिनट, BTHU पर मिनट, या 1 टॉर 50 किलो कैलोरी पर मिनट, या 1 टॉर 3.5 किलोवाट। ठीक है बच्चों, इतना हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। और जब तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। ठीक है बच्चों, आइए अब हम बच्चों चलते हैं कहां पर, रिवर्स कार्नोट साइकिल की तरफ। रिवर्स कार्नोट साइकिल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों रिवर्स कार्नोट साइकिल आगे चल के आरएसी में यूज नहीं होनी। तो आप लोगों ने कार्नोट साइकिल जब पढ़ा था बच्चों, तो उसमें देखा था क्या, जो एक लूप बन रहा था, वो बहुत नैरो बनता है। क्या बनता है, बहुत नैरो बनता है, जिससे वर्क रेशियो क्या मिलता है, हमें ज्यादा नहीं मिल पाता है।
वर्क रेशियो क्या नहीं मिल पाता, ज्यादा नहीं मिल पाता। एफिशिएंसी तो बहुत मिलती है, एफिशिएंसी तो हाई होती है, सीओपी तो हाई होगी रिवर्स कार्नोट साइकिल की, लेकिन वर्क रेशियो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और दूसरी बात देखिए, पहली बात लिखा है मैंने कि लिमिटेशंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल, यानी रिवर्स कार्नोट साइकिल आरसीसी, रिवर्स कार्नोट साइकिल की लिमिटेशंस क्या है। तो पहली ही लिमिटेशन है बेटा कि व्हेन प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बताया था ना कि देखिए दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। देखिए इस पर 1 से 2 क्या था, आइसो था, फिर 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट थी, 3 से 4 फिर टेम्परेचर कांस्टेंट था, 4 से 1 फिर क्या था, एंट्रोपी कांस्टेंट थी, एंट्रोपी कांस्टेंट थी ना। तो यही 4 प्रोसेस थे। 1 से 2 देखिए जब प्रॉब्लम तभी क्रिएट हुई जब 1 से 2 था, यानी कि जब क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस था। जब आइसोथर्मल प्रोसेस था लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। हमने क्या करना है, उष्मा तो देनी है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, पॉसिबल है। और एक चीज और था बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है। क्या है, इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है, तो बहुत अत्यंत धीमा प्रोसेस है। मैं आपसे कहूं कि यहां से आप चले जाइए 1 किलोमीटर दूर, लेकिन 1 साल लगाना है। अब भैया कदम कैसे रखे, आप कदम कैसे रखे, यानी बहुत धीमे 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 रखेगा, तब जाके 1 साल में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि यह पॉसिबल है, आदमी उब जाएगा। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है इनफाइनाइट फास्ट प्रोसेस है। मैं कह दूं 1 किलोमीटर जाओ 5 सेकंड में, 1 किलोमीटर जाओ 5 सेकंड में, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मैं कह दूं 1 किलोमीटर जाओ 3 सेकंड में, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो बेटा यही बात है कि यह दोनों प्रोसेस जो है, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कि इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है। अब हमें बर्फ जमानी है, क्या बर्फ 1 साल में जमाएंगे फ्रिज में, 1 साल में तो जमाएंगे नहीं बर्फ को। 1 साल में बर्फ जमाने का मतलब क्या, मतलब है पर्पज ही क्या है फ्रिज का में, भाई बर्फ क्यों लें हम, बर्फ क्यों जमाएं, 1 साल में जो बर्फ जमनी उसे हम क्यों जमाएं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इस लूप में क्या था, ये डिसएडवांटेज था। पहली बात तो ये, यहां से अगर आइसोथर्मल था बेटा तो देखिए इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा मिल रही थी, क्या मिल रही थी, इनफाइनाइट मिल रही थी। इसीलिए क्या था, रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी था उसका क्या था, 0 से लेके इनफाइनाइट तक सीओपी रेंज था। सीओपी रेंज क्या था, 0 से इनफाइनाइट था, ठीक है। और हीट पंप का क्या था, 1 से इनफाइनाइट था, 1 से इनफाइनाइट था, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो पहली चीज तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट आया कैसे बच्चों। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल था। इसी के लिए जब देखा तो C बराबर क्या मिला, डेल क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या है, 0 है, तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू ही तो मिलेगी ना। तो एक प्रोसेस तो ये था। अब दूसरी बात बच्चों देखिए, दूसरी बात यह थी कि दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, कि लिमिटेशन क्या थी इसकी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि यह जो है जो लूप बन रहा था, तो जब कार्नोट साइकिल आप लोगों ने पढ़ा था तो ये लूप जो कि अभी दिख रहा है और भी नैरो होता है, कुछ इस तरह का लूप बनता है बच्चों, इस तरह से लूप बनता हुआ है, ऐसे इस तरह से दिखा दूं आपको, ये लूप बनता है। तो लूप इस तरह का बनने का मतलब था बच्चों कि देखिए ये था किसके लिए, कार्नोट साइकिल के लिए। पहले देख लीजिए जो कि क्लॉकवाइज साइकिल या पॉजिटिव साइकिल थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो देखिए ये जो लूप बन रहा था बच्चों, क्या था, एक क्लॉकवाइज साइकिल के लिए था। और इसमें जो थी इफिशियंसी मैक्सिमम मिल रही थी, क्या मिल रही थी, इफिशियंसी मैक्सिमम मिल रही थी, लेकिन वर्क रेशियो क्या था, बहुत कम मिलता था। उसी प्रकार इसमें जो है क्या होगा, अगर इस तरह की साइकिल हम यूज करें किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो क्या होगा, इसका जो सीओपी रेंज तो क्या होगा, सीओपी रेंज क्या होगा भाई, सीओपी रेंज क्या होगा, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बहुत स्लो, अत्यंत स्लो कार्य होगा।
अत्यंत स्लो कार्य होगा और हमें और देखिए और जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है हमें क्या करना है, इनफाइनाइट फास्ट चलाना है, इनफाइनाइट फास्ट प्रोसेस है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अत्यंत स्लो बहुत दूर चले जाएं और फिर उतनी ही दूरी एक झटके में आ जाए? तो नहीं हो पा रहा था। तो यह भी एक लिमिटेशन है कि क्या होगा, इसकी सीओपी तो अधिक मिलेगी, इसकी सीओपी अधिक मिलेगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वर्क रेशियो है वह क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। अच्छा जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, सीओपी कम मिलेगी, नहीं सीओपी कम नहीं मिलेगी, सीओपी तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन वर्क रेशियो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मतलब विद्युत की खपत आपकी ज्यादा होने लगेगी। क्या मिलेगा, विद्युत की खपत क्या होने लगेगी, बहुत ज्यादा होने लगेगी। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या देख लिया कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, 1 टन कहते किसे हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आप लोग घरों में जो एसी लगाते हैं ना, कितने टन की है, 2.5 टन की है, 3.5 टन की है, 5 टन की है, तो इस तरह से। तो टन मतलब वजन से नहीं मतलब होता है बेटा, वेट से नहीं मतलब होता है, उसकी यूनिट है, ठीक है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में क्या अंतर है, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रशीतन क्या होता है। चलिए तो प्रशीतन देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए तुम्हें लिखा है कि एक ऐसी कूलिंग प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु का या तरल को, जिसमें किसी वस्तु या तरल को सराउंडिंग के तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है, प्रशीतन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है बेटा कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फ्रिज है, जो फ्रिज है उसके प्रभाव, उसके वो कहाँ तक की एरिया को प्रभावित कर सकता है, वही क्या होता है, उसकी सराउंडिंग होगी। यानी कि हमारी जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम रखा हुआ है, उसमें हम जो जिस लिक्विड को क्या कर रहे हैं, ठंडा रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर, लिक्विड है जो भी चीजें हम उसके अंदर रख रहे हैं, उनका टेम्परेचर क्या हो, इस सराउंडिंग या बाह्य वातावरण जो उसके आसपास का वातावरण है उससे उसका तापमान क्या हो, कम हो। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रशीतन कहते हैं। और फ्रिज क्या करता है, इसे एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे तो रखता ही है और उसके मेंटेन भी किए रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्या किया उसके नीचे कर दिया तो फिर क्या होता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन इसके बदले में हमें कंटिन्यू क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य देना पड़ता है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है उसे चलाने के लिए, ठीक है ना। तो हमें वही लिखा है एक ऐसी कूलिंग प्रक्रिया जिसमें क्या किया जाए, जिसमें किसी तरल या किसी भी खाद्य पदार्थ को जो फ्रिज में आप लोग रखते हैं उसे क्या करें, उसे क्या करना है, फ्रिज क्या करता है, उसे बाहर के टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर रखता है और उस टेम्परेचर को बनाए रखता है, जिसके लिए वह लगातार कुछ न कुछ एनर्जी खाता रहता है। जैसे आप लोग देखेंगे बच्चों कि अगर फ्रिज में सामान कम है, फ्रिज में सामान कम है तो क्या होता है कि फ्रिज चलता है तो कुछ देर बाद थोड़ी देर अजीब सी झंझनाहट सी आवाज़ आती है और लगता है कुछ एग्जॉस्ट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सामान ज़्यादा हो तो देखेंगे कि उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है बच्चों, एक्चुअली रियल में वो क्या होता है, कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर जो है बहुत जल्दी खटखटाहट की आवाज़ आपको सुनाई देगी स्पष्ट, बहुत तेजी के हर 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे पे आपको वो क्या करेगा, एक नॉइस प्रोड्यूस करता रहता है। कारण कि उसमें सामान ज़्यादा है, उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, जिसके लिए वो कंटिन्यू हीट को क्या करता है, बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा है मैंने कि एवरी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज अ कूलिंग प्रोसेस बट एवरी कूलिंग मस्ट बी रेफ्रिजरेशन, इट्स नॉट सो। यानी कहने का मतलब जो लिखा है अंग्रेजी में वो कुछ नहीं है, लिखा हुआ है यही कि प्रत्येक जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है वो कूलिंग प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, लेकिन प्रत्येक कूलिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो यह आवश्यक नहीं। कैसे, देखिए बच्चों जैसे आप लोगों ने चाय लिया ना, चाय को लेकर या कॉफी को लेकर आप टेबल पे रख दीजिए, वो भी तो ठंडा होता है, वो भी तो कूल होता है, क्या रेफ्रिजरेशन है, नहीं रेफ्रिजरेशन नहीं है। उसका टेम्परेचर कहाँ तक हो जा सकता है भाई, टेबल पर आप लोगों ने रख दिया तो उसका टेम्परेचर गिर के बहुत होगा तो कहाँ तक आएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के दिन होता है। यदि गर्मी में है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर और ठंडी में है तो 10 डिग्री सेल्सियस तक गया, यही ना। या लेह लद्दाख में है तो माइनस में गया, लेकिन वो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, स्वतः तो नहीं होगा ना, स्वतः नहीं होगा तो कूलिंग नहीं है, क्योंकि वह सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ही है, सराउंडिंग से नीचे नहीं गया मतलब कूलिंग नहीं है। दूसरी चीज, बॉयल अंडर ठंडा हो रहा है,
बॉयल अंडा निकाल लीजिए, उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, वो भी क्या है, ठंडा तो हो रहा है, लेकिन क्या फ्रीजिंग में जा रहा है, रेफ्रिजरेशन प्रशीतन हो रहा है, नहीं, उसका भी टेम्परेचर गिर के कहाँ तक जाएगा, एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग टेम्परेचर तक जाएगा। हाँ, बर्फ, पानी में पानी रख दीजिए, नॉर्मल वाटर है, उसमें बर्फ मिला दीजिए। सर अब तो आप कहेंगे ना फ्रीज ठंडा हो रहा है, हाँ ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, और सर ये भी तो हो गया ना कि एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर हो गया, मान गए ना बात को, हम मान गए, तो मान तो गए बेटा, लेकिन क्या ये लगातार होगा, होता रहेगा, नहीं, यह एक टेम्पररी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है। कैसा है, टेम्पररी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ही क्या रह पाएगा, वो ठंडा रहेगा, जो हमारा सब्सटेंस है, पानी है, उसके बाद क्या होना चालू होगा, पूरा गर्म होना चालू हो जाएगा। तो कुछ देर के टेम्पररी रेफ्रिजरेशन, परमानेंट रेफ्रिजरेशन नहीं है। तो वही बात रखा मैंने कि जो प्रत्येक रेफ्रिजरेशन कूलिंग है, लेकिन प्रत्येक कूलिंग रेफ्रिजरेशन नहीं है। समझ में आ गई चीजें ना। इसके बाद देखिए बच्चों, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो वही लिखा मैंने, क्या, दो प्रकार का, एक टेम्पररी, एक परमानेंट, एक अंडा या काफी का ठंडा होना, और एक परमानेंट में जैसे फ्रिज। अब देखिए जो टेम्पररी है, इसको देखिए समझ लीजिए बच्चों कि एक आइस है कैसी, पानी वाली, पानी की आइस है ना, या पानी की आइस है, पानी की बर्फ है, ठीक है, पानी की बर्फ है, तो ये क्या खाएगी, अगर इसमें ठंडा होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन खाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा खाएगी, गलन की गुप्त ऊष्मा खाएगी, और किसमें बदलेगी, पानी में बदलेगी, या पानी की है तो किसमें बदलेगी, पानी में बदलेगी। और यही अगर ड्राई आइस है, यानी कि CO2 की आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड की आइस है, तो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन खाएगी, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा खाएगी, और ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा खाएगी। और आपको थर्मल अगर पढ़ा है तो उसमें ट्रिपल पॉइंट आप पढ़ा होगा ना, ट्रिपल पॉइंट कॉन्सेप्ट, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर से सॉलिड, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, बेंजीन, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं। कपूर, नेफ्थलीन, बेंजीन ये सब क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, जो कि सीधे सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद जो देखिए बच्चों, जो परमानेंट रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, जो परमानेंट रेफ्रिजरेशन है उसको देख लीजिए। इसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल का यूज करना पड़ेगा। क्या लिखा है, बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल का प्रयोग करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल का यूज करना पड़ेगा। और वो साइकिल क्या होगी बच्चों, देखिए -W वाली, जिसमें कार्य खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य खर्च करना पड़ेगा। बिना कार्य खर्च किए यह परमानेंट रेफ्रिजरेशन या कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन पॉसिबल नहीं है। और वही लिखा है, इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, कार्य खर्च करना पड़ेगा, और -W वाली साइकिल यूज होगी, -W वाली साइकिल यूज होगी। तो कौन कौन सी साइकिल प्रयोग होती है, इसके लिए देख लीजिए बच्चों। देखिए एक होती है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो दूसरा होता है एयर कंप्रेशन साइकिल, तीसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, और लास्ट है स्टीम जेट। देखिए इन तीनों में एयर रेफ्रिजरेशन और वेपर कंप्रेशन साइकिल में यह क्या है, मैकेनिकल एनर्जी लेंगी। क्या लेंगी, कैसी एनर्जी चाहिए इनके लिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल या वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो बताया था पढ़ने के लिए, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी कैसी, वेस्ट हीट एनर्जी या वेस्ट, WHE, वेस्ट हीट एनर्जी चाहिए। और स्टीम जेट जो है बच्चों, इसमें भी अभी क्या है, एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, जिसमें किसी जेट के माध्यम से किसी फ्लूइड को जब देखिए जैसे जेट से किसी फुहार निकलता है तो क्या बहुत ठंडक महसूस होती है, भले ही गर्म हो लेकिन क्या होता है, ठंडा। क्यों, एटमॉस्फेयर में आते ही वह क्या करता है, अपनी हीट दूसरों वायुमंडलीय इत्यादि कणों को क्या करता है, दे देता है, उसे भी क्या करते हैं हम। तो यह भी एक प्रकार का रेफ्रिजरेशन, परमानेंट रेफ्रिजरेशन या कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है। तो बच्चों आज हम लोग इतना जान लिए। इसके आगे जो है अगली पढ़ाई है, इसमें जो एक लगभग एक टॉपिक और बनेगा इसमें, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।